मुफ्त में शेर सुनाने का मैं नहीं कायल, एक कप चाय पिलाओ तो गजल अर्ज करूं। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। बहुत बहुत आपका स्वागत है। एक कप चाय पिलाओ तो गजल अर्ज करूं, यानी ये कि शेर भी नहीं सुनाऊंगा, गजल भी नहीं सुनाऊंगा जब तक एक कप चाय नहीं मिलेगी। पूरे उत्तर प्रदेश के यही माहौल है और सदन के भीतर ये शेर किसी और ने नहीं बल्कि फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश खन्ना ने सुनाया। खन्ना साहब ने ये शेर जब सुनाया तो उत्तर प्रदेश की असली छवि सामने रख दी, असली तस्वीर सामने रख दी कि बिना कुछ दिए कुछ मिलने वाला नहीं है। चाहे वो बलिया का लूट हो, रातों रात पूरी रात चलने वाली लूट हो, बनारस की लूट हो, सीतापुर की लूट हो, पुलिसिया लूट हो। खैर, बात चर्चा पुलिसिया लूट पर आगे आपके साथ करेंगे, लेकिन पुलिसिया लूट उत्तर प्रदेश के भीतर बेरोजगारी, महंगाई, पिछड़ों के साथ अन्याय के आरोप और इस सारे आरोप के बीच नरेंद्र मोदी बनाम योगी आदित्यनाथ, योगी बनाम शाह, ब्रजेश पाठक बनाम योगी, केशव प्रसाद मौर्य बनाम योगी, ये सारी चर्चाएं उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक। दिल्ली में बैठक हुई मुख्यमंत्रियों का, उस बैठक में सभी इकट्ठा हुए थे। वहां योगी भी थे, केशव प्रसाद मौर्य भी थे, ब्रजेश पाठक भी थे। वहां से लखनऊ वापस आए कि सत्र शुरू हो जाता है। तमाम सारे जगहों पर एक चर्चा लगातार देखा हमने कि क्या ठीक अब सब कुछ हो गया है, लेकिन कितना हद तक ठीक हुआ है उसकी झलक कुछ ही देर बाद निकल करके आ गई। सुबह से दोपहर होते होते सामने सब कुछ साफ हो गया कि कुछ भी ठीक नहीं है बीजेपी के भीतर। एक कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम छोटा मोटा नहीं होता। बीजेपी का बहुत बड़ा कार्यक्रम था। उस भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में 10 सीटों पर उपचुनाव, इसके ऊपर भी बात होनी थी। कार्यकर्ताओं में एक जोश भी लाना था, जोश भी पैदा करना था। सबसे महत्वपूर्ण उस कार्यक्रम उस वर्ग के लिए था, उस जाति समुदाय के लिए था जिस वर्ग के बारे में कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी चोट लोकसभा चुनाव 2024 में इसी वर्ग ने पहुंचाया है, वो है ओबीसी, पिछड़ा वर्ग। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति की बैठक होती है। जी हाँ, प्रदेश कार्य समिति के भीतर पूरे राज्य से, पूरे सूबे से, पूरे प्रदेश से पिछड़ा वर्ग मोर्चा जो है उसके पदाधिकारी, कार्यकर्ता सब के सब लोग मौजूद थे। मंच के ऊपर केशव प्रसाद मौर्य उपस्थित होते हैं, मंच पर भूपेंद्र चौधरी होते हैं, मंच पर उपस्थित ब्रजेश पाठक होते हैं। सबकी बारी आई, एक एक करके सबने बोला, क्या कुछ कहा उस पर भी बात करेंगे, लेकिन सीधा पहले मुख्य बिंदु पे बात करते हैं। आखिर योगी आदित्यनाथ ने मंच पे नहीं पहुंचा, योगी आदित्यनाथ को भी आना था। अब देख लीजिए कि योगी आदित्यनाथ की एंट्री होती है, उस एंट्री से कुछ 2 मिनट पहले उस मंच को छोड़ देते हैं केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दोनों। 2 मिनट पहले मुश्किल से, यानी ये कहे कि ये वीडियो सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है, देख लीजिएगा। यानी मंच पे पहुंचने से 2 मिनट पहले। अब इस बात को आप तुलना कर लीजिए कि ऐसा नहीं होता है कि कोई व्यक्ति मंच पे आया, सीधे पहुंच गया। कहीं पे भी बारात में जाना है, गाड़ी खड़ा है, गाड़ी में जाकर के बैठ गए, बैंड बाजे के साथ वहां मस्ती करने लगे। सीएम का एक काफिला होता है साहब। सीएम का जब कॉन्वॉय आता है लाओ लश्कर के साथ, तो फिर पता चल जाता है कि वो काफिला एंटर करता है। उस काफिले के एंटर के करने के बाद मंच तक पहुंचने में 2, 3, 4, 5 मिनट तक लग जाता है समय। यानी ये कहे कि इस पूरे सम्मेलन के बीच जब योगी आदित्यनाथ यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला कॉन्वॉय इंटर करता है, तो उस समय केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ये दोनों उस मंच पे उपस्थित होते हैं। काफिला एंटर करने के बाद जब दोनों डिप्टी सीएम को ऐसा लगता है कि अब योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और मंच पर आएंगे, तो मंच पे आने से पहले दोनों डिप्टी सीएम मंच ही छोड़ देते हैं। और कुछ पत्रकार मीडिया रिपोर्ट के अंदर जो खबरें चलती है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट जो पिछले 2-3 दिनों के भीतर जो अलग अलग जगहों से अलग अलग सूत्रों के हवाले जो रिपोर्टिंग किया, उसके ऊपर अगर ध्यान दे तो एक रिपोर्ट सामने आती है जिसके भीतर ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक इन दोनों नेताओं के आचरण को शासनहीनता के दायरे में रखा है और
इन दोनों उप मुख्यमंत्री पे कार्रवाई होगी। भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने साफ साफ बयान दिया कि ऐसी कोई कार्रवाई के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। हालांकि इससे पहले भूपेंद्र चौधरी ने योगी आदित्यनाथ के हटाए जाने के सवाल के ऊपर भी ये बात बोला था कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो फिर जो ये मीडिया रिपोर्ट जो होती है, जो ये खबरें चलती है सोशल मीडिया के कई माध्यमों से, तो ये कहीं ना कहीं आज मीडिया के कई गुट में ये बढ़ जाती है ये खबरें। कहाँ किसको वित्त पोषण कहाँ से मिल रहा है, किसको कहाँ से एनर्जी मिल रहा है, यानी ऊर्जा का मतलब धन की, रुपये की एनर्जी। कोई योगी कैंप है, कोई केशव प्रसाद कैंप है, ये मीडिया, कोई दिल्ली वाला कैंप है, कोई गुजरात लॉबी का कैंप है। ये अलग अलग कैंप मीडिया के अपने अपने आकाओं को खुश करने वाली खबरें, या फिर उन कैंप, या फिर ये कहे कि उन खेमों के तरफ से प्लांट की जाने वाली स्क्रिप्ट जो लिखा जाता है ना, उन सारे खबरों को आगे बढ़ाता है। तो ये सारे खबर जो इस दौर में निकल करके आई कि इन दोनों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आखिर क्यों कार्रवाई होगी? जब प्रयागराज मंडल की बैठक हुई, जो समीक्षा बैठक हुई थी, हर मंडल के भीतर जो योगी आदित्यनाथ कर रहे थे, प्रयागराज मंडल के भीतर केशव प्रसाद मौर्य का मौजूद होना था, वो उस मंडल से ही आते हैं, लेकिन वहां उपस्थित नहीं थे, मौजूद नहीं हुए। लखनऊ मंडल में जब बैठक होती है तो लखनऊ मंडल में ब्रजेश पाठक को उपस्थित होना चाहिए बैठक में, वो गैर हाजिर होते हैं, नहीं आते हैं बैठक में। मान लीजिए कि मीडिया रिपोर्ट में जो कहा जाता है कि दोनों डिप्टी सीएम ने जो कहा, उनका आचरण अनुहिंता, अनुशासन, मतलब शासन उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं था। जब बैठक हो गई और जब बैठक के बाद सब वापस चले गए, अब पार्टी के जो शीर्ष लीडर होते हैं वो अगर अनुशासनहीनता अगर इनको मानते हैं, तो यहाँ से लौटने के बाद ब्रजेश पाठक या केशव प्रसाद मौर्य, इन दोनों उप मुख्यमंत्रियों को दोबारा अनुशासनहीनता की गुस्ताखी कभी भी नहीं करनी चाहिए था। ऐसा मुमकिन ही नहीं था कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दोनों को पता चल जाए कि पार्टी आला कमान ने, पार्टी के शीर्ष नेता ने हमारे आचरण को अनुशासनहीनता माना, उसको रिपीट फिर से कर दे। ऐसा संभव ही नहीं है, ये दुस्साहस करने की। लेकिन जब ये खबरें आज फिर से, जब पिछड़ा वर्ग सम्मेलन के मंच पर योगी आदित्यनाथ की एंट्री होनी थी, उनकी कॉन्वॉय आने से कुछ ही सेकंड पहले, यानी कुछ एक मिनट 1.5 मिनट पहले, उतना ही पहले मंच छोड़ दिया केशव प्रसाद मौर्य ने और ब्रजेश पाठक ने। तो दोनों उप मुख्यमंत्री अगर मंच छोड़ते हैं तो ये साफ नहीं होता है कि जो मीडिया रिपोर्टिंग थी वो फर्जी था, वो प्लांटेड था। किसी तरह की अनुशासनहीनता बीजेपी के आला कमान ने नहीं माना, चाहे केशव प्रसाद मौर्य की एक्टिविटी हो, राजनीतिक एक्टिविटी हो, या फिर ब्रजेश पाठक की राजनीतिक एक्टिविटी हो। और अभी भी बदस्तूर वो लोग पूरे प्रकरण को आगे बढ़ा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उस मिशन को, अभियान को, नाराजगी को, चुनौती को, आप जो भी कह लीजिए, बगावत को, झगड़े को, तकरार को, लड़ाई को, जंग को, और आगे बढ़ा रहे हैं। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। 10 सीटों के ऊपर उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव, जो पिछड़ा वोट बैंक जो काफी हद तक अभी भी बीजेपी के पास है, लेकिन काफी हद तक जो डेंट पहुंचाया, चाहे कुर्मी मतदाता हो, गैर यादव पिछड़े, यानी कुल गैर यादव पिछड़े जो एनडीए अलायंस की तरफ, बीजेपी से कट करके इंडिया अलायंस की तरफ 2024 के लोकसभा चुनाव में गए, करीब 8% की गिरावट हुई है। करीब 8% वोट 2019 के मुकाबले 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इस बार कम मिला है। ये 8% मतों में बहुत बड़ा तबका, बहुत बड़ा हिस्सा गैर यादव, ओबीसी और गैर जाटव दलित का। उस सम्मेलन के भीतर केशव प्रसाद मौर्य, योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति दर्ज हो, इससे पहले मंच छोड़ देते हैं। जब मंच पे होते हैं तो हमने ये कहा कि भाषण के अंदर क्या बोले, इस पर भी बात करनी चाहिए। तो मंच पर थे तो उन्होंने क्या कहा? सरकार को नीचा दिखाया। उन्होंने कहा बकौल केशव प्रसाद मौर्य, सरकार चुनाव नहीं लड़ती, यानी चुनाव पार्टी चुनाव लड़ती है, संगठन ही चुनाव लड़ती है, संगठन ही चुनाव जीतती है। यानी यदि पार्टी हारे भी, भारतीय जनता पार्टी हारे भी, तो इस हार के भीतर यदि संगठन को जिम्मेदार बताया जाता है तो फिर जीत के भीतर भी योगी आदित्यनाथ को कोई भूमिका नहीं है। अगर 2022 की जीत थी उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में, देख लीजिए निशाना कहां से कहां लगाया जा रहा है। 2022 के उत्तर प्रदेश की विधानसभा की जीत, जिस जीत को योगी आदित्यनाथ की जीत, मोदी और योगी मॉडल की जीत बताया गया, उस जीत के ऊपर कहीं ना कहीं निशाना साधा जा रहा है। यानी सीधा से बात है कि यदि पार्टी लड़ती है और पार्टी ही जीतती है तो फिर 22 के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ को क्रेडिट देने का कोई मतलब नहीं है। योगी आदित्यनाथ का क्रेडिट जीरो क्रेडिट है, बिल्कुल जीरो, स्कोर बिल्कुल भी जीरो।
और ये बता करके योगी आदित्यनाथ से पहले रवाना हो जाते हैं, योगी आदित्यनाथ के मंच पे पहुंचने से पहले, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। अब दूसरा, योगी आदित्यनाथ जब वहाँ पहुँचते हैं, जब योगी आदित्यनाथ जब आते हैं तो अपना 7 साल के भीतर कुछ गिराने के लिए है नहीं बाबा के पास, तो कहते हैं कांवड़ यात्रा को रोका जाता था। अब कांवड़ यात्रा जो है सो उस पर पुष्प वर्षा के साथ आगे बढ़ते हैं। कांवड़ यात्रा रोजगार जनरेट करता है। गजब का रॉकेट साइंस। इस भारत देश का ऊपर वाला एक मालिक है, वाकई ऊपर वाला एक मालिक होता है। अच्छे समय पे भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दिया गया, क्योंकि वही अब इस भारत देश के, इस देश को बचा सकते हैं, इस देश के भविष्य को बचा सकते हैं। तो ऐसे में जिस योगी मॉडल की बात की जा रही है, उस योगी मॉडल के सबसे बड़ी खूबियां आप जान लीजिए, आज सुन लीजिए कि योगी आदित्यनाथ ने पिछड़े वर्ग के सम्मेलन में कहा कांवड़ यात्रा रोकी जाती थी, अब नहीं रोकी जाती है। कांवड़ यात्रा के जरिए गांव-गांव तक रोजगार जनरेट हो रहा है। भाई इतना बड़ा रोजगार यदि जनरेट करने का काम अगर कांवड़ यात्रा के जरिए अगर आप योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, तो 12 मासिक कांवड़ यात्रा निकलवा दीजिए, चलता रहे महीने दर महीने। ना पेपर लीक होगा, ना पेपर करवाने का झंझट होगा। लीक करने की तो बात की बात है, पेपर भी करवाने की बात नहीं होगी। कोई नहीं, कोई भर्ती बोर्ड नहीं, कुछ भी नहीं। सारा रोजगार कांवड़ यात्रा के जरिए जनरेट करवा दीजिए। उत्तर प्रदेश के भीतर बेरोजगारी ही खत्म हो जाएगी। कांवड़ यात्रा के जरिए रोजगार जनरेट हो रहा है। ये उदाहरण जब सम्मेलन में मुख्यमंत्री साहब रख रहे हैं प्रदेश के, इस बात से क्या ही बताएं, बड़ा अचूक उदाहरण था भैया। खैर, ये अद्भुत उदाहरण और अद्भुत शासन 7 साल तक करीब चला है, उसी की देन है। ये 33 सीट पर आकर के अटक गए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के भीतर 33 सीट पर आकर के अटक जाना, इसमें योगी आदित्यनाथ का कितना बड़ा योगदान है विधानसभा के भीतर भी आज देखने को मिल गया। चार्टर्ड से जिस राजा भैया को बेंगलुरु बुला करके अमित शाह ने मुलाकात किया था, तब भी बात नहीं बना था। विनोद सोनकर साहब और संजीव बालियान मुजफ्फरनगर वाले, ये दोनों जिस राजा भैया के घर जाकर के, भदरी जाकर के मुलाकात किए, तब भी बात नहीं बना। 2 सीटों के ऊपर निपटा दिया राजा भैया ने, और देखते रह गई बीजेपी प्रतापगढ़ और कौशाम्बी। अब राजा भैया ने विधानसभा के भीतर जब एंट्री किया तो योगी आदित्यनाथ के पैर छुए। अब इसके ऊपर बहुत ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है, हमें लगता है ऐसा। और अमित शाह मनाते मनाते थक गए। चार्टर्ड से लेकर के और कॉफी चाय मीटिंग सब कुछ कर लिया राजा भैया के साथ। 2-2 प्रतिनिधित्व भेज दिए, नहीं मना पाए। 2 सीट निपट गई, 2-2 सीधा सीट निपट गई। 2 और छोटा छोटा नुकसान जहां पर भी हुआ वो तो अलग बात है। और न जाने ऐसे राजा भैया के जो है पिछड़ा वर्ग के जो कार्यकर्ता है, वो कुछ अन्य जगहों पे जाकर चुनाव प्रचार भी कर रहे थे। उस दौरान बीजेपी के खिलाफ प्रचार कर रहे थे। तो ऐसे में राजा भैया जिन्होंने अमित शाह और नरेंद्र मोदी इनको चोट पहुंचाया, योगी आदित्यनाथ के पांव छूते हैं। तो केवल 7 साल का शासनकाल ही नहीं है भैया, शासन के साथ योगी आदित्यनाथ का अपना जातीय तंत्र भी ऐसा है, मजबूत है, जिसने चोट पहुंचाई बीजेपी हम भाजपा को। और इसके भीतर अगर कोई घायल हो रहा है, इस आपसी, इस खिंचमतान के भीतर, इस तनाव के भीतर, इसमें चोटिल घायल उत्तर प्रदेश हो रहा है। उत्तर प्रदेश के भीतर स्वास्थ्य सेवाएं बहाल हैं। उत्तर प्रदेश के भीतर जो हमने शुरू में कहा कि सुरेश खन्ना का जो शेर था, उत्तर प्रदेश के भीतर गज़ल भी एक अर्ज अगर करनी हो तो चाय तो पिलानी ही पड़ेगी भैया, तभी कोई गज़ल सुनाएंगे। लेकिन इन सब से बेपरवाह आंख बंद करके बाजार के भीतर, मतलब क्या हालत है उत्तर प्रदेश का कि बखूबी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी इस वीडियो से कुछ अगर बेहतर लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद।